जब आप कुछ बड़ा करना चाहें तो दो ही रास्ता है, या तो रास्ता बड़ा होना चाहिए या उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। तो क्लास 10 तक ये ऑलमोस्ट सब सोचते थे कि मैं एक ऑटो चलाऊंगा, और उसके लिए उसमें 35,000 कॉस्ट थी ऑटो की। मुझे आज भी याद है, मैंने इंग्लिश से एक लाइन नहीं आता था। मैं जब आ रहा था तो एक स्टूडेंट थे जो वापस जा रहे थे, और उन्होंने बोला कि मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं, तो मैंने उनसे हिस्ट्री बुक्स ले लिया था और फिर हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया था। 22 साल के गोविंद को अगर एक एडवाइस देनी है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था। आई हैड अ वेरी टफ टाइम। आप डीमोटिवेट होते हैं, आप हारते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, फिर शाम को आप उठते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक होल्डिंग अ ग्लोब, और वो ग्लोब इतना बड़ा है कि आप पूरा कभी नहीं होल्ड कर पाएंगे। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस कहाँ से करना है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगर मैं कभी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बन गया ना, तो मैं लिखूंगा रिक्शा वाला टू ट्रांसपोर्ट सचिव तक। तो मिशन यूपीएससी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी खास हैं। उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। 10-11 साल के एक लड़के ने एक सपना देखा जिसके बारे में न तो उन्हें ज़्यादा पता था न तो आसपास के लोगों को, लेकिन उन्होंने न केवल वो सपना पूरा किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं IAS ऑफिसर गोविंद जायसवाल सर। तो सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है, वाई यूपीएससी? ये आपको थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि वाई यूपीएससी डिपेंड करता है कि लाइफ में आप किस समय पर आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तो क्लास 6 तक इसके बारे में सोचा ही नहीं था, और क्लास के उसके पहले मैं पढ़ रहा था रेगुलर, जस्ट वाज रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहा था, दो आई वाज गुड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्लास 6 में जब मुझे एक सामाजिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा कि एक गरीब घर के लड़के किसी अमीर घर के लड़के में नहीं जा सकते, और जाते हैं तो उन्हें काफ़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने दोस्त के घर ही में चला गया था, और वहाँ पर मुझे उसके फादर ने पहले तो पूछा नहीं, जब पूछा तब पता चला कि भाई ऐसे घर से हैं कि पिता रिक्शा चलाते हैं। देन आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस वेरी बैडली। देन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई टीचर, जो स्कूल में मैं स्कूल में पढ़ता था, कि ऐसे मैंने इंसिडेंट को बताया, और वो मुझे काफ़ी पसंद भी करते थे क्योंकि मैं पढ़ने में तेज़ था। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया सामाजिक परिस्थिति और उसकी सच्चाई को, कि समाज में हर व्यक्ति को उसके उपलब्धियों से, उसके पिता के बैकग्राउंड से जोड़ते हैं, तो तुम्हें अपने सामाजिक बैकग्राउंड को बदलना होगा। तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा रास्ता क्या है, मतलब क्लास 6 में मैं 11-12 साल का था तो पता तो था नहीं। तो उन्होंने बताया कि तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, या फिर उन्होंने मजाक में बताया कि या तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, जो कि देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया। अच्छा, मैंने पहला क्वेश्चन खुद से पूछा कि बिजनेसमैन कैसे बनूं, पैसा तो है नहीं। 11-12 साल में आपका दिमाग कितना चल सकता है। तब मैं दूसरा सोचा कि यूपीएससी कर लेता हूं। तो मैंने उसमें उनसे पूछा कि पैसा कितना लगता है, बिकॉज मेरे लिए सारा रास्ता पैसे से जाता था। तो उन्होंने बोला इसमें पैसा कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ हार्ड वर्क बहुत लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि हार्ड वर्क तो मैं कितना भी कर सकता हूँ, तो इसलिए यूपीएससी चूज़ किया। दिस वॉज अ मेन रीज़न फॉर मी टू चूज़ द यूपीएससी एंड बिकम द IAS ऑफिसर। हम देखते हैं यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो इस प्रिपरेशन में फैमिली का सपोर्टिव होना वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आपकी जर्नी में फैमिली का रोल किस तरह से रहा है? फैमिली का रोल लाइफ के हर समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब यूपीएससी के टाइम जब मैंने सोचा कि यूपीएससी बनना है, उस टाइम तो मैंने किसी को बताया नहीं, और क्लास 10 तक ये ऑलमोस्ट सब सोचते थे कि मैं एक ऑटो चलाऊंगा, और उसके लिए उसमें 35,000 कॉस्ट थी ऑटो की। मुझे आज भी याद है, मेरे फैमिली में लोग बोलते भी थे कि 35,000 जुटाना है ताकि ऑटो खरीद सके। लेकिन मैंने क्लास 10th में बताया, और क्लास 9th और 10th में ऐसा था कि मैं एक शू शॉप पर, रिटेल की दुकान पर जॉब भी करता था, जो कि पहले 150 फिर 300 रुपये महीने मुझे मिलते थे। लेकिन 10th में मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो मेरे फर्स्ट रिएक्शन किस तरह से नहीं, तो मेरे घर वाले तो यूपीएससी का मतलब नहीं समझ पाए। तो मेरी सिस्टर समझी कि, क्योंकि उन्होंने सुना था कि IAS की प्रतियोगिता दर्पण हमारी तरफ बहुत फेमस थी। तो उन्होंने एक दो लोग का इंटरव्यू पढ़ा था, फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखे कि भाई वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या फैमिली ऐसे थे उनके। तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग के लिए कैसे पॉसिबल है, तुम PCS का भी ट्राई करो, स्टेट में कुछ आता है, लेखपाल का भी तैयारी। लेखपाल वॉज द बिगेस्ट ड्रीम फॉर देम, एंड इवन दे सजेस्टेड कि लेखपाल या कांस्टेबल तो ज़रूर बनना। तो मेरे फादर को उन्होंने ये नहीं पता यूपीएससी, उन्होंने बताया कि इसको
पढ़ना है, थोड़ा सा नौकरी करना है, तो बड़ा अफसर बनना है। नहीं, बड़ा अफसर इन द सेंस कि उनको पटवारी के जॉब बहुत बड़ा लगता था, बिकॉज रिक्शा वालों का लाइसेंस ना नगर निगम से मिलता था, कलेक्ट्रेट से मिलता था, एंड फॉर देम पटवारी को अप्रोच करना बहुत मुश्किल काम होता था। तो उनके लिए था कि अगर लड़का ये बन जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो उनको यही मेरे सिस्टर ने समझाया कि शायद ये सब नौकरी करना चाहता है, बस पढ़ना चाहता है। तो फैमिली ने कहा ठीक है। फिर वो ऑटो वाली बात तो ख़त्म हो गई, बट डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसके बाद भी मैं 10th का 11th 12th किया तो एवरीबडी सजेस्टेड कि भाई आप कोई और जॉब करो। फिर फादर की तबीयत भी डिटोरेट कर गई, उसी टाइम मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी, तो एवरीबडी सबका सजेशन था कि कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने शू शॉप में काम कर भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। और लेकिन मेरी सिस्टर ने, स्पेशली मेरी ममता दी ने बहुत सपोर्ट किया एट एवरी स्टेज। उनकी शादी भी हो गई, फिर भी वो घर पर आके देखभाल करना, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। ये बात मैं पेरेंट, जब मेरी खुद की मैं पेरेंटशिप कर रहा हूँ अपने बेटे को, मैं ही देखता हूँ कि ये एहसास दिलाना किसी में कि भाई कुछ होगा ना, मैं हूँ, चाहे कुछ कहने के लिए, एक कप पानी चाय देने के लिए भी सपोर्ट हो। मेरी सिस्टर ने बहुत किया। उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी घर बहुत प्रॉब्लम थी, और एक बार तो वो सुसाइड करने भी चली गई थी, बट उन्होंने मेरे बारे में सोचकर वापस आ गई थी कि अगर मैं कर ली तो ये अपना एग्जामिनेशन को ड्रॉप कर देगा या तैयारी नहीं करेगा, फिर इसका इमोशनल सपोर्ट कैसा होगा। तो सोच, वो सब चीज़ मुझे बाद में पता चली। लेकिन सोचिए कि हर फैमिली मेम्बर कितना सेक्रीफाइस करता है आपके लिए। ये सभी की ज़िंदगी में होता है। प्रॉब्लम हमारे साथ होता है कि हम उस सेक्रीफाइस को देख नहीं पाते। वो चीज़ वर्थ इट, मतलब उस चीज़ को बाद में एक्नॉलेज जिस तरह से हम नहीं कर पाते। एक्नॉलेज, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आज भी आप उन सब बातों को, मैं क्यों बोलते हैं, मुझे तो लगता है सबको बोलना चाहिए। आप क्यों अपने माँ बाप के ये काम को, अपनी बहन के काम को रोज़ एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? क्यों आप उस चीज़ को याद नहीं रखते कि हर व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है? क्यों उन चीज़ों को आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं? किसी की व्यक्ति के इमोशन को अप्रिशिएट करना, मुझे तो लगता है ये काम हर दिन करना चाहिए, अदरवाइज़ आप उस चीज़ के वैल्यू को घटा रहे हैं। तो सर, पहली बार बनारस से दिल्ली कैसे आना हुआ, वो जर्नी किस तरह से थी? और दिल्ली के, मतलब दिल्ली आने के बाद जो लाइफ चेंज होती है, क्योंकि बनारस में जो लाइफ स्टाइल रही और दिल्ली में आकर जो सब कुछ देखा होगा आपने, तो वो डिफरेंस किस तरह से था, और वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। दिल्ली में मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, और दिल्ली आने का कोई मेरा प्लान भी नहीं था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। मैं तो बनारस से ही कभी आज तक नहीं निकला था। लाइफ में पहली बार मैं बनारस से दिल्ली के लिए जब निकला, तब मैंने इलाहाबाद आने वाला तो मैं देख रहा था कि दूसरा शहर देखने में कैसा लगता है, सेम बिल्डिंग होती क्या। मेरा एक फ्रेंड था जो दिल्ली में एक संकल्प ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूपीएससी के बच्चों को फ्री कक्षा देता है और उनको गाइड करता है। उसमें वो आ रहा था ओरिएंटेशन कैंप के लिए, तो मैंने उसने मुझे बताया, तो मैं उसके साथ पहली बार आया। तब मैंने दिल्ली में आया और उस ओरिएंटेशन कैंप में रहा। तब वहाँ पर जो थे संतोष तनेजा जी, उसके हेड थे, उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा है, इस तरह से पढ़ाई करते हैं। और उस टाइम एक लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक गौतम थे, उनकी बेटी अवंतिका गौतम निकली थी, और मैं उनसे यही जानना चाह रहा था कि अब उनके फादर ने अपनी सर्विस से वीआरएस ले लिया था अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे ये बात बहुत हिट कर रही थी, क्योंकि उनका भी निकला था पहले अटैम्प्ट में, और बस ये था कि मेरे घर से कोई सपोर्ट ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने चूज़ किया कि सोचा कि अगर एक आदमी निकाल सकता है किसी, मैं दोनों एफर्ट लगाऊंगा, फादर का भी एफर्ट उनका लगाऊंगा, अपना खुद लगाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 दिन के बाद दिल्ली गया, वापस वाराणसी गया दिल्ली से, और मैंने अपने घर में बात किया कि मुझे करना है। तो उसमें तो पैसा था नहीं, तो मेरे फादर के पास एक छोटी ज़मीन थी जो उन्होंने 40,000 भेज दिया था। तो उस ज़मीन में से कुछ पैसा मुझे दे दिया, उसको लेकर मैं दिल्ली आया। और फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आया तो रहने के लिए जब मैं जगह खोजा तो इतना महंगा यहाँ होता था उस टाइम। तो रूम मैंने जो देखा, इट वॉज 7x4 का रूम था, और वो मैगज़ाइन जो होता है, जो सीढ़ियों पर होता है, वो मुझे मिला था। लेकिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट रूम का बहुत शौक था कि जिस रूम में मैं रहूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा Tier 2 या Tier 3 से जो बच्चे आते हैं और जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको समझाना चाहता हूँ कि दे विल फील द फ्रस्ट्रेटेड एंड दे विल फील द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। आप क्या होता है कि आप सामने वाले को देखते हो, उसके रहन सहन को देखते हो, उसके प्रेजेंटेशन को देखते हो, कोई गाड़ी से निकल रहा है, आप एकदम एवरेज से कपड़े में हो, जूता आपका नहीं, आपको बोलने भी नहीं आता, देन यू विल फील डाउनग्रेडेड। आपको बार बार एहसास आया कि आप इन लोगों से कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने उस दिन जब मैं दिल्ली में आया था और मैं न्यू दिल्ली से आ रहा था यहाँ पर, और नॉर्थ कैंपस मैंने रूम लिया और मैं यहाँ पर घूमा, तो वो फील मुझे भी आया। और फिर मुझे बाद में कॉमन है, लेकिन उससे लड़ना पड़ता है।
आप इतने स्मार्ट लोगों के साथ जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े, सेंट स्टीफेंस में पढ़े, जिनकी बचपन से नर्सरिंग हुई है कि दे कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे तो इंग्लिश का एक लाइन नहीं आता था। उसके बाद भी मैंने फाइट किया, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया। और मुझे ये आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप कैसे कॉम्प्लीट करोगे, आपको कोई आता नहीं आपका। तो मेरा तो वेट 40 kg था एट द हाइट ऑफ 6 feet उस समय। तो खाने पीने का उतना बेसिक फैसिलिटी हम लोग का था नहीं, तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम हुआ था। बट मैंने अपने आप को लड़ाई किया, अपने घर के इमोशनल सपोर्ट को ध्यान में रखा, उनकी कंडीशन को ध्यान में रखा और अपने आप को ग्रूम किया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लास्ट ईयर 2022 में WHO में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था। मैंने इंडिया की तरफ से लगातार स्टेटमेंट दिए और मैंने अपने उस जर्नी को देखा कि वो दिन था जब मैं एक लाइन इंग्लिश में नहीं बोल सकता था। एंड देन आई नेगोशिएटेड एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो एनीबडी कैन ग्रूम, हर आदमी अपने आप को किसी लेवल तक पहुंचा सकता है, बट ज़रूरी ये है कंटिन्यूटी और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन होना। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसे आप कॉम्पीट ना कर सके, इसलिए किसी को अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी की परीक्षा में भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि बहुत लोग जो हिंदी मीडियम से आते हैं वो परीक्षा देते हैं, तो एक ये क्वेश्चन रहता है कि किस मीडियम से हम एग्ज़ाम लिखें, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है या फिर जो भी उनका ऐसा परसेप्शन होता है। तो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, और मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें किस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हर सोसाइटी में एक इकोसिस्टम होता है और एग्ज़ाम का भी इकोसिस्टम होता है। जैसे मेडिकल है, मेडिकल में काफ़ी टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप अगर उसको हिंदी से देंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो इंग्लिश में ही है। पिछले कुछ सालों में ये चीज़ कंटेंट को लेकर काम हुआ है। मैं खुद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में हूँ, तो यहाँ मल्टीलिंगुअल पर और हर भारतीय भाषा को बढ़ाने पर काम हुआ है। लेकिन पहले ये सच्चाई थी, मैंने भी जब परीक्षा दिया था तो अगर आप 89 IAS सेलेक्ट हुए थे तो आउट ऑफ 89 हिंदी मीडियम से 7 ही 8 थे। पूरे देश से सोचिए हिंदी मीडियम से 7 या 8 लोग थे। तो ये फैक्ट है कि कंटेंट की कमी की वजह से कहिए या कुछ कहिए, परसेंटेज तो मैच नहीं करता। और मुझे लगता है कि फिर भी मुझे पता था कि ये परसेंटेज है कि जो आउट ऑफ जो IAS ऑफिसर उस समय थे उसमें से लगभग 10% या 12% ही होते जो हिंदी मीडियम के होते, बाकी डिफरेंट माध्यम के होते हैं। लेकिन अगर आप जिस लैंग्वेज में सोच सकते हैं, परीक्षा आपको उसी लैंग्वेज में देना चाहिए। यूपीएससी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुझे इंग्लिश का एक लाइन नहीं आता था, मुझे यूपीएससी बोर्ड में मेरे इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहाँ के एक बोर्ड मेंबर थे जो उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना शुरू किया। इट माइट पॉसिबल कि उनका लैंग्वेज में इंग्लिश में कमांड होगा, वो हिंदी में नहीं बात कर पाते हो। मैंने ट्राई किया इंग्लिश में बोलने का, मुझे हो ही नहीं पा रहा था। तो जो बोर्ड की चेयरपर्सन थी उन्होंने बहुत ही शालीनता से बोला कि तुम हिंदी में जवाब दो, मैं इनको समझाती हूँ इंग्लिश में। तो यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस लैंग्वेज में आप सोच सकें उसी लैंग्वेज में आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप सोच कर कन्वर्ट करने का टाइम आपको यूपीएससी में नहीं मिलेगा। क्योंकि 3 घंटे में आपको जितने चीज़ें लिखनी हैं, आप एज इट जो सोच रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे मीडियम को यूज़ किया तो आप सोचेंगे हिंदी में, कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, ये एडिशनल टाइम लग जाता है, फिर आप फेल हो जाएंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किस भाषा में सोचते हैं, वो आपके माइंड में किस भाषा में आता है, उसके बाद यू कैन चूज। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। इसी एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, कि हम ऑप्शनल क्या चूज़ करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके काफ़ी अटेम्प्ट्स ही इसमें निकल जाते हैं कि हम ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट लें। आपका भी, मैंने जब आपके बारे में पढ़ी थी तो आप मैथ्स बैकग्राउंड से थे, बट आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ली थी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर अगर एस्पिरेंट्स को आपको कुछ गाइड करना हो तो वो क्या होगा? मैंने तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे सोच समझ के लिया नहीं था। मैं जब आ रहा था तो एक स्टूडेंट थे जो वापस जा रहे थे और उन्होंने बोला कि मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं, तो मैंने उनसे हिस्ट्री बुक्स ले लिया था और फिर हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया था। अगर मुझे कोई उसमें ज्योग्राफी की बुक्स दिया होता तो मैं ज्योग्राफी ले लेता। मेरा कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट में था नहीं, मतलब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा हिस्ट्री और फिलॉसफी तक तो दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मेरा सब्जेक्ट चूज़ करने का रीज़न एक था कि मुझे एक की बुक मिल गई थी, दूसरे का टीचर एक गाइड करने के लिए मिल गए थे। अगर आपको कहीं से भी कोई अच्छा गाइड करने के लिए कोई मिल जाता है तो दैट इज़ एनफ। आप ये सोचिए कि उस सब्जेक्ट की अगर सुपर स्पेशलाइजेशन की बात होती तो बोलते ना आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया वही सब्जेक्ट लेना है, दे हैव ओपन एवरी सब्जेक्ट। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्टीज कर सकते हैं। यूपीएससी इज मोर अबाउट द रीजनिंग और एनालिटिकल पावर।
तो सब्जेक्ट चूज़ करने के टाइम आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको अब मुझसे किसी ने बोला था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। जब मैं एक हिंदू कॉलेज में एक सेमिनार में गया था बहुत पहले, उसमें मैं बड़ा अग्रेसिव, तो मैंने कहा मेरा तो मन क्या, तुम एक थप्पड़ आगे दूँ, यूपीएससी में तुम मन लगाने आए हो, तुम्हारा मन नहीं लगता ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, इसलिए तुम्हें मन कर रहा है सब्जेक्ट चेंज करने का। दिस इज द रीजन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं या लाख प्रयास के बाद हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो रीजन तो हो सकता है। ये रीजन कैसे हो सकता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है? मन लगाने के लिए यू शुड वॉच द मूवी और सम एंटरटेनमेंट ना। तो रीजन तो कुछ ये नहीं हो सकता, रीजन बिल्कुल होना चाहिए आपके पास कंटेंट और आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। मैं हिस्ट्री आज तक कभी नहीं पढ़ा था यूपीएससी के पहले, लेकिन 3 से 6 महीने में समझ गया था कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द लॉजिक इन एनी सब्जेक्ट। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे जिसमें आपने बात की कि आपने अपने आप को यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 2 साल का वक्त दिया था। तो ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम में सिलेबस इतना वास्ट है, तो वो कैलकुलेट आपने 2 साल किस तरह से किया? उस 2 साल में प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, इन सब की प्रिपरेशन के लिए जो वो टाइम होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो कैलकुलेशन जो थी आपकी 2 ईयर्स की, वो किस तरह से थी? उस टाइम 48 टॉपिक्स थे हिस्ट्री में और 51 टॉपिक फिलॉसफी में थे। यूपीएस और जीएस का मैंने, जो जीएस में तो कोई टॉपिक्स होते नहीं, बट थीमेटिक एरिया 14 के अराउंड थे। मैंने एक एक टॉपिक का एक एक दिन डिसाइड किया था। जो आप बोल रही ना 730 दिन 2 साल को, 730 को मैंने रिवर्स में किया था। और मैंने पहले मेंस की तैयारी की थी क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ूंगा और सीरियस पढ़ूंगा तो मैं प्री निकाले जाऊंगा। तो मैंने सारा मेंस की तैयारी पहले किया था। उसके बाद प्री के 4-5 महीने बाद, जो कि आप एक बार पूरी बुक्स को पढ़ लेते हैं, एनालिटिकल पावर आपकी हो जाती है, तब आप प्री में जाते हैं। तो प्री के लिए मैंने 5 महीने तैयारी किया था। और 2 साल मैंने इसलिए दिया था ना कि जब मैंने अपनी पढ़ाई के बताया तो मेरे घर वाले पूछे 10th कर रहा था, फिर 2 साल बाद क्या 12th करेगा। फिर मुझे ग्रेजुएशन बाद लोग पूछे 15 पढ़ लिया, 15 के बाद क्या पढ़ना है तो मुझे बताना था। तो मैंने कहा 2 साल और पढ़ाई होती है, और उस पढ़ाई का मैं नाम नहीं बता पा रहा था। तो मैंने कैलकुलेट किया था कि दिसंबर में आपका फॉर्म निकलता है, मई में आपका प्री होता है, अक्टूबर में मेंस होता है, अप्रैल में आपका इंटरव्यू होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। और उस दिसंबर से पहले पीछे का 6 महीना मैं ले गया था फॉर द मेंस। मैंने मेंस की तैयारी पहले की। तो इस तरीके से मैंने 2 साल का पीरियड कैलकुलेट किया था। और 730 दिन को जो मेरे लगभग 124 टॉपिक्स थे, उन सब टॉपिक्स को कवर किया था। और एक टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, वो अगला टॉपिक अगले 114 दिन बाद आएगा। इस तरीके से मैंने उसको क्रिएट किया था, एक पूरा डायग्राम जो मेरे दिमाग में छप गया था कि 114 दिन बाद दोबारा टॉपिक आएगा, तो मैं इसको रिवाइज करके क्वेश्चन क्या करूँगा, फिर दोबारा टाइम नहीं आएगा। यूपीएससी में आप एक दिन मिस करें 2 साल में, एक दिन, 2 साल कहने में बहुत लगता है, एक सिंगल डे मिस करेंगे, यू विल मिस द टॉपिक एंड दैट टॉपिक यू विल नॉट एबल टू कवर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव टू गो नेक्स्ट 2 ईयर। तो इसीलिए लोग बोलते हैं यहाँ पर 2 साल 4 साल क्यों लगते हैं। बिगेस्ट क्वालिटी जो यूपीएससी प्रिपरेशन आपको देता है, वो देता है स्टेबिलिटी, जो कोई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं दे सकता। क्योंकि आप इसमें इतने लंबे टाइम तक अपने आप को सस्टेन फॉर्म में रख पाएँ, तब आप क्रैक करेंगे। इट्स जैसे एक होता है ऑर्गेनिक असेसमेंट, कि आपको हर समय आपको जज करना पड़ता है। एक होता है वन टाइम की, 1 साल में एक बार एग्जाम हुआ, आप गए 2 महीना खूब पढ़े और फिर आप सारा निकाल दिए, कभी नहीं होगा। यू विल नॉट एबल टू कवर द टॉपिक इन एटलीस्ट इन 4 मंथ, तब एक बार हो पाएगा। तो ये चीज़ जो सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए, सस्टेन करके रखना पड़ता है आपको। आप डीमोटिवेट होते हैं, आप हारते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, फिर शाम को आप उठते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक होल्डिंग अ ग्लोब। और वो ग्लोब इतना बड़ा है कि आप पूरा कभी नहीं होल्ड कर पाएंगे। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस कहाँ से करना है। ये परीक्षा ये चीज़ ज़बरदस्त सिखाता है। तो उस 2 साल में एक भी दिन आपने ऐसे ब्रेक नहीं लिया? क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसे 15 डेज़ पे एक दिन ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि हम मेंटली उस तरह से और फोकस हो जाएं, क्योंकि बीच बीच में एक ब्रेक इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या वैसा कॉन्सेप्ट आपके साथ नहीं था? मैं जब ब्रेक लेता था तो मैं कोई मैगजीन पढ़ता था या न्यूज़पेपर, मुझे वही इंटरटेनमेंट लगता था, बिकॉज वो भी मैं टाइम यूज करता था अपने नॉलेज इनरिलमेंट के लिए। मैं इन द सेंस, देखिए ब्रेक आप कैसे बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि वर्क एंड लाइफ, कई लोग बोलते हैं ना वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करना है। इस सेंटेंस में आपने वर्क को एक्सक्लूड कर दिया लाइफ से, देन यू आर डूइंग द वर्क ऑल द टाइम। जो चीज़ आपके लाइफ का पार्ट नहीं है, उस चीज़ को करने में आपको हमेशा प्रेशर क्रिएट होगा, टेंशन फील होगा। तो ये बेसिक मतलब कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कि आप बोलते हैं, कई लोग आगे मुझसे बोलते हैं वर्क एंड लाइफ में बैलेंस नहीं रह गया है।
तो इट मीन्स यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क। अगर आप एंजॉय करोगे ना तो वर्क ही आपका लाइफ हो जाएगा। मैं ये मान सकता हूँ कि विद इन द लाइफ यू नीड टू बैलेंस लाइफ। जैसे एक थाली है, उसमें प्रोटीन कार्ब ये होता है। अब आप ये बोलो खाना को और फैट को बैलेंस करना है, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव अप्रोच। यू हैव एक्सक्लूडेड फैट, इट्स अ कोर एलिमेंट ऑफ योर हेल्दी डाइट। आप फैट को अलग नहीं रख सकते, तो वर्क को भी आप अलग नहीं रख सकते हो। तो मैंने कभी ब्रेक लेने का कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि ब्रेक लेने में आई गो फॉर द लाइटर काइंड ऑफ थिंग। मैंने ये सब चीज़ बहुत पहले सीखा था। मैं जब 6, 7, 8 में था ना, तो मेरा एरिया भयंकर हैवी इंडस्ट्री है। वहाँ दिन रात साड़ी की मशीन का काम होता है। वहाँ बहुत तेज़ आवाज़ होती है रात के 9-10 बजे तक। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी डिवाइस किया था कि जब बहुत तेज़ आवाज़ होती है तब मैं मैथ्स पढ़ता था, क्योंकि मैथ्स में आवाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाती है। शाम के टाइम जब आवाज़ थोड़ा कम होता है तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री यूज़ करता था, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिकल एलिमेंट होते हैं। हिस्ट्री और ये हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको मेमोरी करना पड़ता है, उस टाइम आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मेमोरी में एब्जॉर्ब चीज़ें तभी होती हैं जब बिल्कुल शांति होता है। तो मैं सबसे रात में पढ़ता था। तो मैंने अपने टाइम और अपने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को एडजस्ट करना मैं क्लास 6 से जान चुका था कि कब क्या काम कर। अब ये मैं नहीं बोलता मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मन तो रात में होगा तो रात में मैथमेटिक्स करूँगा। नहीं, आपके सर पर अगर ढिंढोरा भी हो रहा है तो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। सर, कोचिंग का रोल हम देखते हैं प्रिपरेशन में, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है कोचिंग का? भाई ये नहीं बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर आप नहीं करेंगे तो निकलेगा नहीं, और आप करेंगे तो निकल ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हम देखते हैं कि हम कोचिंग नहीं कर पाए तो इसलिए हमारा नहीं निकल पाया। मैंने फिलॉसफी में यहाँ गाइडेंस लिया था, क्योंकि फिलॉसफी जो सब्जेक्ट में गाइड की जरूरत पड़ती है। तो मैंने अपने एक धर्मेंद्र सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था। लेकिन हिस्ट्री और जीएस में नहीं लिया था। जनरल स्टडी में बहुत पहले से पढ़ रहा था, एंड आई हैव डेवलप्ड दैट कॉन्सेप्ट। और बहुत क्लास 6, 7 से मैं जनरल स्टडी के बारे में पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ना, मंथली मैगजीन पढ़ना। तो चीज़ मैंने डेवलप कर लिया था कि क्या चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लगता है कि आप बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं है, तो बेसिक हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट रह गए कि नहीं यही टीचर है केवल जो मुझे पढ़ा सकता है, कहीं कोई नहीं पढ़ा सकता, तो ये रॉन्ग नोशन है। क्योंकि यूपीएससी में पूरे देश के हर कोने से, हर जगह से पढ़ने वाले बच्चे निकलते हैं, और हर सब्जेक्ट के भी बच्चे निकलते हैं। तो ये रॉन्ग नोशन है। हाँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। सर, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो वो कौन सी 5 ऐसी किताबें जो एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली पढ़नी ही चाहिए? वैसे तो बहुत कुछ, सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उनके डिफरेंट, बट वो पाँच किताबें जो आप रेकमेंड करना चाहोगे जो डेफिनेटली पढ़नी ही चाहिए। हो सकता है वो किताबें उनकी जर्नी में ही उनकी हेल्प करें। मैं तो बेसिक तौर पर मैंने एनसीईआरटी को लोगों को हमेशा रिकमेंड किया है, क्लास 6 to 12। मैं आपको एक बेसिक देता हूँ। आप किसी भी बच्चे से जिसने हिस्ट्री पढ़ा हो, एकदम हिस्ट्री रटा हो, आप उससे रैंडम पूछ के आइए कि 1935 का इंडिया एक्ट के 15 मेन कोर पॉइंट बता दे। होता क्या है ना कि हमें जितना लगता है उतनी हमारी कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। आप दिन भर बुक्स को पढ़ें और शाम को बंद कर दें, आप उसमें से 10 बात आपके लिखना मुश्किल होता है। और आप जो लिख के आते हैं, आप देखिए उसमें कितना डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को मिनिमाइज करना होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम मास्टरी है कैरी करने में, पढ़ने में नहीं है। आप किस चीज़ को पढ़ के कितना लंबा उसको कैरी कर जाएंगे ना, वही आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दे जाएगा। इसलिए नहीं कि आप, कुछ लोग हर शाम को जाएंगे और 1-2 मैगजीन लेकर आएंगे। आप खुद चेक कर लीजिएगा, हम में से कितने लोगों ने किसी मैगजीन को उठाकर फर्स्ट पेज जिस इंटेंसिटी और जितने पेन से मार्क किया है, लास्ट पेज उतना हुआ है। आप 95% केसेस में लास्ट पेज तक तो लोग पहुँच नहीं है। और मैं एक लेता था और मैं हर पेज तक उतनी ही इंटेंसिटी से पढ़ता था। मैंने एनसीईआरटी की किताब मैं वर्बली आपको देकर मैं बोल सकता था कि इस टॉपिक में ये बात कही गई, और लगातार बोल सकता, क्योंकि मैंने उसको बार बार पढ़ के ऑब्जॉर्व किया था। दूसरी चीज़ मैंने जो पढ़ी थी, प्रतियोगिता दर्पण। आज भी मैं प्रतियोगिता दर्पण मंगाता हूँ टू अंडरस्टैंड द मंथली थिंग। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम बच्चे पढ़ पाते हैं और बहुत कम बच्चे पढ़ के समझ पाते हैं, वो इंडिया ईयर बुक होती है। वो कई लोग को बहुत बोरिंग लगती है, मुझे भी स्टार्ट में बहुत बोरिंग लगती थी। ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है ना, तो मतलब आपको पढ़ने नहीं आता। ये 3 चीज़ों को तो मैंने बिल्कुल जनरल स्टडी में बहुत यूज़ किया था। और इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र है टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी। बट लेकिन इन 5 को अगर आप पढ़ें, एनसीईआरटी के 6 to 12
प्रतियोगिता दर्पण जो मैंने पढ़ी थी, आप कोई और भी पढ़ सकते हैं। दूसरा इंडिया एयर बुक और योजना और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। आप देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा हो जाएगी। बस कंडीशन ये है, आप हर मंथ हर पेज आप उसका पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे कि 6 महीना बीत गया, मैं वापस 6 मंथ पीछे जाता तो पहले की 6 महीने के प्रतियोगिता दर्पण गया पढ़ता था। तो ये तरीके होते हैं टू इंश्योर कि आप मैक्सिमम कंटेंट को कैरी करेंगे अगले 2 साल, क्योंकि आज आप जो आप रहे हैं ना, वो परीक्षा आपको 2 साल बाद देनी होगी। रिवीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टाइम रिवीजन का मिलता नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 बार, क्योंकि 120 से 25 टॉपिक ही हैं। अगर आप एक बार करेंगे तो 4 महीना गया, अगला बार आपको 4 महीने बाद, जिसमें आप एक दिन का भी ब्रेक न ले। तब मैंने कंटिन्यूस 2 साल तक कोई ब्रेक नहीं लिया था इसमें। हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, तो हम देखते हैं इंटरव्यू में बहुत, हम जो वीडियोस देखते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं जिस तरह के वीडियोस अभी आते हैं। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है वो क्या टेस्ट करता है? मेरा इंटरव्यू परवीन तला के बोर्ड में पड़ा था। परवीन तला मैडम चेयरमैन थी उस समय। मैं जब इंटर किया था, एक तो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कोई इंटरव्यू दे रहा था, इसके पहले मेरा कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट इंटरव्यू यूपीएससी, फर्स्ट जॉब भी, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी मैंने यही भरा था और फर्स्ट इंटरव्यू यूपीएससी का ही था। तो जब मैं इंटर किया था तो आप सोचिए कि 22.5 साल के आसपास मेरी लगभग एज थी, तो और विदाउट एनी एक्सपीरियंस मैं इंटर किया और बोर्ड में बैठ गया। उस टाइम दे आस्क अबाउट सर्टेन इंस्टेंट इशू की, जैसे हिस्ट्री पहले था कि भाई उस समय किसी स्टीफन हॉकिंस शायद मुंबई में आए थे, कोई उन पर क्योंकि चर्चा हुई थी, कहीं उन पर कुछ स्टेटमेंट कुछ न्यूज़ पर में आया था। तो मैडम ने स्टार्ट ये किया कि आज का आपने न्यूज़ में पढ़ा। तो मैंने बोला हाँ कि स्टीफन हॉकिंस के बारे में आया था, तो ये था। फिर उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो फिर अचानक उन्हें पूछ लिया कि आप तो मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट थे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपने हिस्ट्री फिलॉसफी क्यों लिया? तो क्योंकि फिर मैंने उसको ज़्यादा समझाने बजाय मैंने यही आंसर दिया कि मैडम, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस से अभी बोला है कि आपको भगवान को समझने में फिजिक्स से अगला 100 साल लग जाएगा। तो मुझे लगा फिजिक्स से अगला 100 साल बाद समझ में आया कि इससे अच्छा मैं फिलॉसफी से अगले 3-4 सालों में समझ लेता हूँ। तो इस वजह से मैंने फिजिक्स को छोड़कर फिलॉसफी ले लिया। देन इंटरव्यू गोज ऑन डिफरेंट एंगल कि महात्मा गांधी के बारे में, नॉन वायलेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है, फिर इज़राइल फ़िलिस्तीन, ये सब कंटेंट वो पूछते हैं और वो आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं करते, क्योंकि उसको प्री और मेंस हो चुका रहता है। दे वांटेड टू नो कि आपका नज़रिया कितना लॉजिकल है। इंटरव्यू मेरा पूरा लगभग 40 मिनट तक चला था और इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, तब उन्होंने लास्ट में पूछा था, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर नहीं होता है तो व्हाट आर यू प्लानिंग, कि दोबारा दोगे कि कुछ और करोगे या कोई और ऑप्शन भी रखा है? तो मैंने उनको जो आंसर, मैंने उनको सोचा कि मैं इस बार सोचा था नहीं, लेकिन मैंने यही उनको रिप्लाई किया, मैडम गाड़ी में आप जाते हैं, आप आपको ड्राइव आती है? तो उन्होंने बोला हाँ आती है। तो मैंने बोला मैं आप ड्राइव करती हैं तो आप कितने मेडिकल हॉस्पिटल्स का एड्रेस अपने जेब में रखती हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई मुझे यहाँ पहुँचा देगा, वहाँ पहुँचा देगा? तो उन्होंने बोला मैं तो कैसे नहीं रखती, ऐसे कौन रखेगा? मैंने कहा मैडम मैंने भी इसी तरह कुछ नहीं सोचा है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इट इज़ ए जर्नी, आई एम इंजॉइंग। अभी 23 साल की उम्र है और मुझे यहाँ तक जर्नी में बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा होगा और एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपके अपेक्षाओं में खरा उतरूँगा। तो आगे मैं प्लान करूँगा आगे फ्यूचर के अकॉर्डिंग, बट मैं कभी ये सोचता नहीं कि ये जो जर्नी मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, और फिर उसको कह के मैं वापस आ गया। सो ये इंटरव्यू बेसिकली ऐसा ही होता है, वो आपका अप्रोच जानना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में, लाइफ के बारे में, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में, कितना प्रैक्टिकल है, कितना आप एजम्पशन पर नहीं आप जाते, कितने आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, वो सब वो जानना चाहते हैं। और लैंग्वेज का कोई इशू नहीं था, मेरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था और उस समय मुझे 210 मार्क्स मिले थे, जो कि यूपीएससी में अच्छे मार्क्स माने जाते थे 150। तो मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे 210 मार्क्स मिले थे और हिंदी मीडियम में मैंने पूरा बोला था। तो मुझे नहीं लगता कि माध्यम कोई वो है, बट वो लॉजिकल होना चाहिए, एजम्पशन बेस्ड आंसर नहीं होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आपके आंसर से रिलेटेड, कि लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन भी हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन इन द सेंस कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप कोई स्किल्ड कोर्स आपके पास है, जैसे अगर आप बीटेक हैं या डॉक्टर हैं तो, और या तो आप हायर एजुकेशन कर चुके हैं, तो अगर यहाँ नहीं होता है तो आप वहाँ कर लेंगे।
देखिए, इट्स अबाउट कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपको डेडिकेशन तो रहना पड़ेगा। किसी और अप्रोच के साथ कि भाई ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे, इट कैन बी एज ए टूल कि दवा रख सकते हैं, बट ये दिन भर सोचना कि कब बुखार आए, कब मैं एंटीबायोटिक खाऊंगा, कब बुखार आए, कब एंटीबायोटिक खाऊंगा, तो बुखार आपको गारंटी आएगा, ये आप मान के चलिए, आप इसको चूज कर लीजिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपने 4 बार सोच लिया कि एंटीबायोटिक में रखा हूँ, इसको मेडिकल टर्म में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कि अगर किसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोचेंगे ना तो डिजीज नहीं होती, फिर भी वो डिजीज के सारे सिम्टम आ जाते हैं। ऑप्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, ऑप्शन सबके पास होना चाहिए। ऑप्शन होने का मतलब है कि यू आर मोर इक्विप्ड टू हैंडल योर लाइफ इन फ्यूचर। यूपीएससी में सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो संख्या होती है वो मान लीजिए इंटरव्यू तक कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ उसके पहले भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन ऑप्शन एज ए टूल यूज नहीं करना चाहिए कि रखना ही रखना है और बिल्कुल सोचना है नहीं तो होगा नहीं तो मैं इसमें जाऊंगा। अगर आपकी स्किल्ड कोर्सेस है तो आपको डेफिनेटली करती हैं और वो आपके पास होना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज ए हेल्प हमेशा नहीं रखना चाहिए कि मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, और तो आपके सक्सेस रेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि शुड नॉट बी यूज और इट्स नॉट बी थॉट ऑल द टाइम। आप रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग किया, आप MBBS हैं, आप लॉ कर रहे हैं तो अपने आप हो ही जाएगा। यूपीएससी एग्जाम्पल है कि देश के गवर्नेंस में किसी भी कैटेगरी का कहीं का भी बच्चा किसी भी जगह से आ सकता है। ये फाइनेस्ट प्रोसेस है हमारी कंट्री का, और ये एक आशा सबको देता है कि किसी का भी गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन हो सकता है। और ये रिजल्ट इन द सेंस कि अब जहाँ पर आप पटवारी सबका हाईएस्ट ड्रीम हो सकता है, वहाँ पर आप स्टार्ट ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करते हैं तो ऑब्वियसली चेंज कर देता है। और मेरा भी सिलेक्शन हुआ था तो मैंने अपनी पहला कॉल अपनी सिस्टर को ही किया था बताने के लिए ऐसा, तो उनका रिएक्शन तो कुछ टाइम तक वो बोल नहीं पाई थी, बट अब मैं भी कुछ समय तक बोल नहीं पा रहा था, रोता रहा। उसके बाद जब घर गया देन आई रियलाइज कि थिंग्स कुछ बड़ा चेंज हो गया है। वहाँ पर दिल्ली में था तो उतना नहीं था। उसी दिन रात में काफ़ी जर्नलिस्ट पहुँच गए थे घर पर, मेरे फादर से पूछे तो मेरे फादर को भी इनिशियली कुछ समझ में नहीं आया, बट रिजल्ट के 2 दिन पहले एक्चुअली मैंने एक बार और भी इसमें बताया था कि रिजल्ट के 2 दिन पहले एक कांस्टेबल मेरे फादर को सड़क रिक्शा खड़ा करने से हटाया था कि हटो यहाँ से, रोज़ बोलते रहा। तो मैं वही जगह ही था, सिटी स्टेशन पर बहुत लिमिटेड जगह थी, वहीं से रोड पर खड़ा करते थे अपना रिक्शा, तो हटा दिया था। तो उस दिन किसी ने बोला था उसको कि तुम्हें पता है इनका बेटा यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, अगर हो जाएगा तो तुम्हें उसको मतलब इन दैट वे ही एक्सप्लेन। तो उसको विश्वास भी नहीं था कि मैंने IAS का इंटरव्यू दिया। जब हो गया तो वो भी आया था मेरे फादर से मिलने, तो मेरे फादर को तब एहसास हुआ था कि मेरे बेटे ने कुछ बड़ा काम कर लिया है। तो दीज आर द मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर होल लाइफ। हम देखते हैं प्रेपरेशन के समय का अलग स्ट्रगल होता है, बट जब एक बार आप सर्विस में आ गए उसके बाद आपका एक डिफरेंट स्ट्रगल शुरू होता है। तो वो जो दोनों लाइफ है, क्योंकि आपने वो दोनों लाइफ देखा है, तो वो किस तरह से होता है? नहीं, जब आप सर्विस में आते हैं तो पहले क्या था कि मैंने सर्विस में आया था अपने फैमिली की वजह से, तो ओनली रीज़न कि मैं अपनी फैमिली का सोशल स्टेटस चेंज करना चाहता था। लेकिन जब आप सर्विस में आ जाते हैं तब आप धीरे धीरे समझते हैं कि इस सर्विस के बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट सोसाइटी में आप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत लोगों को आप ज़िंदगी चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। तो जब धीरे धीरे ये बात मुझे समझ में आने लगी इन ट्रेनिंग में, मसूरी में जब ये बात धीरे धीरे डिस्कशन हुआ कि कैसे पॉलिसी, एक छोटी सी पॉलिसी के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितने होते हैं, तब ये बात मुझे रियलाइज हुई। और तब मैंने नेशनल आस्पेक्ट से सोचना शुरू किया कि अब मैं अपनी लाइफ में जो भी काम करूँगा नेशन बिल्डिंग में मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन ए पॉजिटिव वे। ये चीज़ मैंने लास्ट 16 साल में हमेशा ध्यान रखा कि कोई भी लेटर, एक सिंगल पेज मेरी फाइल में है, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज़ रिलेटेड विथ समवन लाइफ। उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने भी फील किया है कि एक टाइम OBC का सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरे फादर को जब जाना पड़ा था वहाँ पर कचहरी में, ये वो दौड़ भाग करना पड़ा था। मैं यहाँ से उनसे फ़ोन कर रहा था कि तो उनको पता ही नहीं था कैसे करें। मेरी सिस्टर दौड़ रही थी, क्या ID प्रूफ दे, ID कुछ नहीं थी हम लोग की कोई। तो धीरे धीरे कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो एक आदमी के लिए एक पीस ऑफ पेपर जो होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम लोग बाद में भूल जाते हैं। सेंसिटिविटी बहुत होनी चाहिए कि एक एक पेपर में अपने सारे सबऑर्डिनेट को बुलाता हूँ कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट को तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो ना, किसी न किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो एस्पेक्ट मेंटेन करते ये। और ज़रूरी नहीं कि सब जाने कि किसने काम किया है,
मैं जानता हूँ कि मैंने क्या काम किया और मेरा कॉन्शियसनेस जानता है, वो मेरे लिए इनफ है और वो बड़े सेटिस्फाइंग मोमेंट होते हैं। तो सिविल सर्विस लाइफ में और कई सारे फील्ड में मिलता है, अगर आप कुछ चेंज कर पाते हैं किसी और की लाइफ में, दूसरे की लाइफ में नहीं। मैं ये अपनी बात अपने बेटे को भी कई बार समझाता हूँ। अभी वो क्या करता है कि दूसरों से कुछ लेता है, ये करता है, ही इज सिंगल चाइल्ड, तो थोड़ा सा अथॉरिटी रहता है। तो मैं उसको कई बार समझाता हूँ, बेटा कि यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स। तुमको क्यों इरिटेशन होता है? यू हैव एवरीथिंग, यू आर फीलिंग इरिटेटेड, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स। और मैंने भी ये फील किया कि मैंने, आपने पूछा था कि स्ट्रगल को कैसे मैंने मिनिमाइज किया, मिटिगेट किया उसके इम्पैक्ट को। जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा इन द सेंस क्या होता है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच के स्ट्रगल कर रहा था, तो स्ट्रगल का जो इम्पैक्ट था बहुत कम था, मुझे फील ही नहीं होता था। जिसको लोग आज करते कि भाई 1 कप चाय, आधा कप चाय खाना, अगर मैं ये बात अपने लिए सोच कर करता तो शायद कम होता। मुझे यही लगा कि जब मैं अपनी फैमिली के लिए सोच कर रहा था तो स्ट्रगल का इम्पैक्ट इतना कम हो गया था। तो अगर मैं एक और बड़े सिस्टम जो देश है या राष्ट्र, उसके लिए सोच के करूँगा तो और भी कम हो जाता है। वो चीज़ हमेशा काम करती, वो कई लोग भूल जाते हैं इन सब टूल्स को जो लाइफ में हमारे एंसेस्टर से मिला था। जब आप कुछ बड़ा करना चाहें तो 2 ही रास्ता है, या तो रास्ता बड़ा होना चाहिए या उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, और दोनों में से एक भी अपने लिए नहीं हो सकता। अगर कोई इंडिविजुअल एम रहेगा तो कभी नहीं हो सकता। रास्ता बड़ा रखना है या उद्देश्य, 2 में से एक बड़ा चूज करिए, तभी आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और ये दोनों ही जब खुद से एसोसिएटेड हो तो नहीं बड़े हो सकते। आप दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी के बारे में सोचिए जो अपने लिए काम किया हो और बहुत बड़ा बन गया हो। उस गलत या सही, उसका काम आपको 1000 गलत लगेगा, लेकिन आप देखेंगे वो जिंदगी भर यही बोलता रहा कि मैंने तो इसके लिए काम किया था। तभी चीज़ों में क्या ग्रेन्योर आता है, तभी चीज़ें अपने बहुत आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने लिए खाते हैं तो बहुत कम काम कर पाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फेलियर से रिलेटेड है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं इस एग्ज़ाम में, हम यूपीएससी की बात करें तो सक्सेस रेट जो रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एस्पिरेंट्स को फेलियर से क्या सीख लेनी चाहिए? इसको फेलियर के तौर पर मत देखिए। हर प्रोसेस में आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ उससे सीखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इतने 10 लाख लोग देते, 12 लाख लोग देते हैं, ये है। आपको पता है चाइनीज सिविल सर्विस में लास्ट ईयर नवंबर में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था? 30 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। कल का मेरा बेटा ये पूछे कि पापा मुझे मेहनत करना है, इस कॉम्पिटिशन में बैठना है, या मैं कोई और कुछ और काम करूँ, मैं, इट इज़ अप टू हिम। बट अगर दूसरा काम ज़्यादा क्रिएटिव नहीं तो मैं इसको ये बोलूँगा ना, भाई तू ये काम कर, लाइफ में कुछ तो सीखेगा। ही कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप इफ़ ही वांटेड। उसकी क्या डिज़ायर है लाइफ में, हर एस्पिरेशनल को अपना चूज़ करना चाहिए। फेलियर के तौर पर नहीं, लर्निंग के तौर पर तो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत सिखाता है, अगर आप सीरियस हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो। कई बार कई लोग, बस मैं अपने आसपास के मोहल्ले में मैंने वाराणसी में देखा था कि मेरे होने के बाद कई लोग का मैं भी जाकर तैयारी करूंगा। मैंने उनको मना किया था फ्रैंकली, जब तक वो ज़ील ना हो। ये तो देखिए क्लैरिटी कि यूपीएससी में किसका होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन किसका नहीं होगा वो मैं गारंटी से बता सकता हूँ। मिलकर ही ज़ील होना चाहिए। वो चीज़ अगर नहीं है, आप क्या होता है कि जैसे आप किसी को देखते हो कि अरे गोविंद जायसवाल का हो गया या इनका हो गया, तो आप चल जाते हो। आप क्या सिमिलरिटी देखते हो? सिमिलरिटी देखते हो उसके इकोनॉमिक कंडीशन में। मनोज शर्मा, कोई भी जितने लोग सेलेक्ट हुए, पर्क्स होते हैं जो उनको आप क्या देखते हो कि वो भी गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ, चला जाता हूँ, उसके फादर ये, मेरे फादर भी कमजोर है। आप इन सब सिमिलरिटी को देख रहे हो। आप ये कंपेयर करो कि वो आदमी ने कितना सेक्रीफाइस किया, उस आदमी ने कितना जबरदस्त ज़ील था। आप ये सब चीज़ में कंपेरिजन करो। आप उस चीज़ को कंपेरिजन करते हो जो ऑलरेडी है, जिसमें आपको कोई योगदान भी नहीं है। आप उन चीज़ों में कंपैरिजन करो जो आपको करना है, तब तो आप सीरियस कैंडिडेट आएंगे। और सीरियस कैंडिडेट को आना ही चाहिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को आना आज भी है। आज भी सिविल सर्विस में मेरे कई सारे कलीग जो IIT से हैं, IIM से हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, और होना चाहिए। यही डाइवर्सिफाई करता है, और हर सेक्टर में अच्छे लोगों का होना चाहिए। कॉम्पिटिशन इन एनी सेक्टर और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन एनी सेक्टर अगर अच्छा है तो इट इज साइन कि सोसाइटी कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन की तरफ बढ़ रही है। कोई और वे ही नहीं है टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द टैलेंट। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम पॉपुलेशन है चाइना से, हमारी तो ज़्यादा है, फिर भी उनका कैंडिडेट हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि जो 30 लाख कैंडिडेट हैं उसमें से 29 लाख लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है? पार्टिसिपेटिंग इन एनी कंपटीशन इज ए साइन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। हम अगर आपकी बात करें तो हम
सर्विस में आने से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर्विस में आने के बाद हम देखते हैं कि जिस तरह का आपका लाइफ होता है, शेड्यूल होता है, तो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो वो किस तरह से मैनेज हो पाता है? नहीं, ये इशू होता ही है, स्पेशली मैं फैमिली कंप्लेन तो हाँ, करती तो होगी। अब मेरे साथ ये एडवांटेज है कि मेरी वाइफ भी आईपीएस में है, तो हम दोनों ही समझते हैं कि दोनों की ऐसी लाइफ के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। कई बार होता है कि आप सुबह गए, फिर 2-3 दिन तक आए नहीं। कोविड के टाइम में मैं तो डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था, ऐसा कई बार हुआ कि मैं 2-3 दिन तक घर ही नहीं आ पाया था, और वो भी पुलिस में है। पुलिस वाज आल्सो हैविंग द टफ टाइम। और तो ये चीज़ हम लोग एक दूसरे को समझा पाते हैं और समझ पाते हैं, और इमोशनल सॉरी, मैं एक चीज़ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। हम ये ज़्यादातर देखते हैं कि जो सर्विसेज में होते हैं, उनकी जो शादियाँ होती हैं वो ज़्यादातर सर्विस के ही लोगों से होती है, तो उसका क्या रीज़न एक ये हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है एक दूसरे के लिए? लाइफ पार्टनर चूज करने में आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इट्स अराउंड 25 to 30%। हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज जो वुमेन्स पार्टिसिपेट है वो 33% है, तो इक्वल तो होते नहीं, सबका तो हो नहीं जाएगा। तो इट्स अबाउट कि अंडरस्टैंडिंग ऐसे, ये तो डेफिनेटली होता है कि मैंने ये जरूर सोचा था, और मेरी फादर भी बोलते थे कि खाना खाने को मिले चाहे न मिले, हर आदमी को काम करना चाहिए। ये चीज़ उनका था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर आदमी को काम करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपकी डिग्निटी को इंश्योर करता है। मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट है कि मेरी डिग्निटी मेंटेन रहे, मेरे आसपास वाले उतनी ही डिग्निटी के साथ रहें। इसलिए मैंने एक वर्किंग लेडी को, मेरा कॉन्सेप्ट था कि भाई मैं अपने लाइफ पार्टनर ऐसे को चूज़ करना चाहूँगा। और इसके एडवांटेज बाद में मिले कि भाई अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, दोनों ही समझ पाते हैं, दोनों सपोर्ट कर पाते हैं, और उसमें भी फैमिली का थोड़ा सपोर्ट चाहता है। मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे मदर भी नहीं थी, तो मेरा बेटा जब हुआ था तो मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट था। तो फैमिली हम किसे बोलते हैं? जो आपके साथ हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह, एवरीवेयर, एवरी टाइम, इन ऑल द सिचुएशन, वही तो फैमिली है। और वो मैं 100% फैमिली मैन हूँ। ऑफिस के बाद डायरेक्टली घर जाता हूँ, मेरा कोई आउटर अदर देन इसके कोई एक्टिविटी होता नहीं है। तो जो भी टाइम मिलता है तो हम लोग कंप्लेंट्स को पूरा कर देते हैं। कंप्लेंट्स को पूरा कर, कंप्लेन होती नहीं है। अच्छा। मेरी वाइफ ने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि इट इज़ अदर वे। क्योंकि पुलिस कई बार रात को 12-1 बजे घर आती है और मैं 9 बजे तक पहुंच जाता हूं कभी कभी। ठीक है, ऑन दैट नोट हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसका फटाफट आंसर करना है। ओके। ठीक है, 1 वर्ड उस तरह से। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 22 साल के गोविंद को अगर एक एडवाइस देनी हो अभी, तो आप वो एडवाइस क्या देंगे जो उस वक्त में प्रिपरेशन कर रहे थे? इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था। आई हैड अ वेरी टफ टाइम। मेरी इंटेस्टाइन कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू स्ट्रेस, और मेरा हेल्थ आफ्टर द सिलेक्शन आई कुड नॉट ईट सॉलिड फूड फॉर 2 years। मतलब मैंने उसको अपनी जान की बाजी टाइप में लगा दी थी। आई हैड डेवलप सीरियस हेल्थ इश्यूज आफ्टर द सिलेक्शन। 2 साल तक बड़ा भयानक प्रॉब्लम था। इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो प्रिपरेशन करो बट सेहत का भी ध्यान स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ का ध्यान रखिए, वो मैं नहीं कर पाया था। सिविल सर्विस में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सोशल रिकॉग्निशन, जो कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा होता है, स्पेशली जो डिप्राइव क्लास के लोग होते हैं। तो जंप होता है। सोशल रिकॉग्निशन इज अ बिगेस्ट थिंग। आई थिंक धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कि मुझे मेरे परिस्थिति के हिसाब के लोगों के लिए तो सोशल रिकॉग्निशन सबसे बड़ा होता है। नुकसान? यू हैव टू बी लिटिल रिजर्व ऑल द टाइम, मतलब बिकॉज यू आर इन द पब्लिक, you have to be reserved. You can't freely roam here and there. The life is slightly restricted. अगर आपको अपनी जर्नी पे एक बुक लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या होगा? मुझे अभी टाइटल मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगर मैं कभी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बन गया ना, तो मैं लिखूंगा रिक्शा वाला टू ट्रांसपोर्ट सचिव, तब काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट सर्विस जब भी आपकी मिनिस्ट्री में होगी। मे बी। हम जब देखते हैं कि जो लोग सर्विसेज में होते हैं, तो घर वाले हों या फिर फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिलीज, बहुत वियर्ड रिक्वेस्ट आती है हमारे पास अगर कोई सरकारी दफ्तर में होते हैं। तो आपके पास अभी तक, आपकी लाइफ अभी 16 साल हो गए सर्विस में, सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट आपके पास क्या आई है? इनिशियली बहुत आती थी, लोगों को धीरे धीरे समझाना पड़ा। अब घर से क्या होता है, तब पुलिस वाला कहीं बनारस में पकड़ लेना, अगर आप बनारस के उस एरिया में रहते तो पकड़ सीधे फ़ोन करते थे कि मेरा मामा डीएम है। तो एक बार एक पुलिस वाले को मेरे भांजे ने बोला कि मेरा मामा डीएम है। मैं उसको बोलता था कि ऐसा कभी मत बोलो भाई, तो अपना फाइन देकर निकलो। तो उसने बोल दिया कि मेरा बाप अमिताभ बच्चन है। तो बोलो तो इस टाइप की रिक्वेस्ट बहुत वियर्ड होती, बट मैंने लोगों को बहुत समझाना शुरू किया कि भाई इस तरह नहीं, यू
पे द पेनल्टी जाओ, मतलब वो एक इंथो था। आप सोचिए कि हम लोगों के ग्रुप में क्या था, मेरे पूरे सर्कल में कोई साड़ी की दुकान पर काम करता था, कोई किसी हॉस्पिटल में लैब अटेंडेंट था, मेरे जीजा जी भी लैब अटेंडेंट हॉस्पिटल में थे, आज भी काम वही कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे सर्कल में ऐसे ही लोग थे जो 4,000, 5,000, 10,000 क्लास 4 में सब काम कर रहे थे, पूरे फैमिली में यही जॉब प्रोफाइल ही था। उन लोग के लिए तो इट वॉज जंप। तो ये अच्छा, ये नहीं था मैं गुस्साता भी नहीं था, मतलब ये मुझे समझ में आता था कि उनके एस्पिरेशन जंप हुए हैं, जिसको मैं धीरे 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 सेटल डाउन किया। क्योंकि हम लोग देखते थे रात को फ़ोन आ रहा है कि हम ऐसे फंस गए हैं, इस तरह से वो बहुत कॉमन होता है, बट वो आप धीरे 2-3 साल में समझ गए कि मैं उस तरह से नहीं हूँ, और उनको भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गए। फिर उनके भी एस्पिरेशन थे ना कि मेरे घर में ऐसा पहली बार ज़िंदगी में कोई हुआ है, कहाँ एसआई से ही परिचय नहीं था और मुझे जान रहे थे, तो बट आई हैव सेटल डाउन एवरीथिंग। सबसे इंस्पायरिंग मूवी या बुक जो आपने पढ़ी हो, जो आपको लगती है कि सबसे इंस्पायरिंग, जो सबको देखनी या पढ़नी चाहिए? बुक तो मुझे डॉक्टर कलाम की बहुत Wings of लगी थी। हाँ, विंग्स ऑफ फायर, मैंने उसको बहुत पढ़ा था कई बार, और मैंने इंटरव्यू में भी उसका जिक्र किया था, मुझसे पूछा गया था। तो इसलिए क्योंकि पता है आपको 20 साल 25 साल के उम्र में ना बहुत हार्ड वर्क और एनर्जी मेंटेन करना बहुत इजी है। आप 30 साल 35 साल 40 साल 50 60 70 75 साल के उम्र में उनके अंदर इतनी एनर्जी और कितना, मतलब एक इनोसेंट को मेंटेन करते वो कैसे आगे बढ़े। तो मुझे विंग्स ऑफ फायर जो उन्होंने जर्नी एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है वो सबको पढ़नी चाहिए। मूवीज़ नहीं देखते हो आप? अब मूवीज़ मैंने उतनी नहीं देखी है, मतलब उतना मैं देखता भी और नहीं। पोएम वगैरह, ऐसी कोई इंस्पायरिंग पोएम? मैं थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का व्यक्ति रहा नहीं, आई वॉज वेरी ड्राई पर्सन इनिशियली, और बहुत पढ़ाई बस फोकस करता रहा। सबसे स्टूडेंट जो सबसे हाँ, वो मैं शुरू से, आप मेरे वाराणसी में चले जाएगी उस पूरे एरिया में, फ्रॉम अ वेरी क्लास फर्स्ट आई वॉज वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन, और कम बोलना, रिजर्व रहना, वो मेरा शुरू से था थोड़ा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको जो अभी एस्पिरेंट्स, अभी जो प्री के एग्जाम होने वाले हैं, अगर उनको एक सजेशन देना हो तो वो सजेशन क्या होगा? डोंट गो फॉर न्यू कंटेंट, रिवाइज द कंटेंट। एक कंटेंट को 30 बार पढ़ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है 30 कंटेंट को एक बार पढ़ने से। रिवाइज द कंटेंट, इंश्योर कि जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको कैरी कर पाए एग्जामिनेशन तक। दैट इज़ द कोर मंत्रा फॉर सक्सेस इन प्री स्पेशली।